बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के लेक्चर 6 के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं और इसमें हम बात करेंगे जी रिवर डायनेस्टी इन चाइना की, यानी जो चाइना के अंदर जो रिवर डायनेस्टी है आज हम जो है वो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इससे पहले अगर हम रिव्यू लें और हम देखें कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया, तो इससे पहले हमने जो है वो 3 सिविलाइजेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो रिवर सिविलाइजेशंस थी। उनमें सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया इस जगह के ऊपर जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी पहले नंबर पे। उसके बाद हमने यहाँ पे दरियाए नील की सिविलाइजेशन जो थी इसको डिस्कस किया मिस्र के अंदर, और फिर यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो सिविलाइजेशन थी दरियाए सिंध की तहजीब जिसे हमने कहा, और इनको डिस्कस किया। और अब हम जो है वो आखिरी अपनी रिवर जो अर्ली रिवर सिविलाइजेशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और यह है चाइना के अंदर जिसको रिवर डायनेस्टी इन चाइना कहा गया। तो ये जो चाइना का इलाका है इस जगह पे यहाँ पे ये सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन की जो है वो इंपॉर्टेंस क्या थी और इसमें जो है वो क्या क्या मेजर चीजें मौजूद थी। अब सबसे पहले देखिए, इससे पहले जैसे मैंने कहा कि मेसोपोटामिया के अंदर या जो इजिप्ट है उसके अंदर हमने सिविलाइजेशन को डिस्कस किया, तो उनकी जो डेट्स हम देखते हैं तो उसमें जो मेसोपोटामिया था तकरीबन 3500 बीसी के अराउंड हमने इसको डिस्कस किया कि सिविलाइजेशन मौजूद थी। फिर तकरीबन कोई 3000 बीसी के अराउंड हमने डिस्कस किया दरियाए नील की सिविलाइजेशन को। 2500 बीसी के अराउंड हमने डिस्कस किया जो है वो दरियाए सिंध की तहजीब को। और उसके बाद अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है तकरीबन 2000 बीसी और 1800 बीसी के अराउंड की जो सिविलाइजेशन थी इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है चाइना की सिविलाइजेशन। सबसे पहले अगर इसकी हम ज्योग्राफी की बात करें तो आप देखिए ज्योग्राफी में इसमें एक तो नेचुरल आपको बैरियर्स दिखाई देंगे जो कि इसे आइसोलेट करते हैं एंशिएंट चाइना को, ठीक है, दूसरी सिविलाइजेशन से। अब जो कदीम चाइना है हम ये जानते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ही तरक्की याफ्ता कौम थी पहले भी ज़माने में, और आज दोबारा से वो अपना रिवाइवल जो है वो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक ज़माने तक जो है वो दुनिया से छुपे रहे। और उसकी जो सबसे जो मेन वजह थी वो यही थी कि ये नेचुरली जो है वो बाउंड रहे, और दूसरा चाइना इतना बड़ा है कि इन्हें कभी बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं हुई। ये अपनी एक दूसरे की ज़रूरतें खुद ही यहाँ पे पूरी करते, इस वजह से इन्हें कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब ये देखिए जिसको मैंने सर्कल किया ये सारे का सारा जो है वो चाइना है, ठीक है, ये चाइना है। और इस इतने बड़े चाइना के अंदर ये जो सिर्फ एरिया है यहाँ बीजिंग के समंदर के साथ का जो एरिया है ये जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरे कलर के अंदर, तो ये जो एरिया है ये डायनेस्टी का एरिया था, रिवर डायनेस्टी का सिर्फ एरिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना बड़ा चाइना और उस चाइना से यहाँ इस चाइना के अंदर भी ये पूरा नहीं फैले, तो फिर आप अंदाजा करें ये बाहर कहां से जाएंगे। और जब इनका जो ज्योग्राफी है वो भी ऐसा ही है कि एक साइड पे समंदर है कि उस जमाने में ये समंदर से कहां से जाते, एक साइड पे यानी समंदर आ गया, साउथ चाइना सी जिसे हम कहते हैं, ये एरिया जो आ गया ईस्ट का। दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो यहाँ पे टॉप माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ये हिमालय और कराकरम के और तिब्बत का इलाका खास करके हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इस साइड पे ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे अगर इनकी बात करें हम वेस्ट की, और यहाँ पे जो नॉर्थ है इसकी बात करें तो यहाँ पे आता है मंगोलिया और गोबी डेजर्ट। तो ये जो गोबी डेजर्ट है ये दूसरे नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी जो है वो नेचुरल बैरियर मौजूद है। तो ये नेचुरल बैरियर्स हैं जिस वजह से ये डायनेस्टी यहीं पे मौजूद रही है। चाइना की जो अर्ली सिविलाइजेशन है यहीं चाइना के अंदर तक ही मौजूद रही, और ये दुनिया से जो है वो या दूसरी सिविलाइजेशन से एक तरह से कटी हुई थी। अब ईस्ट में इसके येलो सी है, यानी कि जो ये पूरे के पूरा आपने देखा समंदर है येलो सी जिसको ईस्ट चाइना सी कहा जाता है, और साथ में ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, और माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं और डेजर्ट्स मौजूद हैं, और 2/3 ऑफ लैंड मैस जो है यानी कि थर्ड में से 2% जो है हम ये कह सकते हैं 80%, 70 to 80% जो है यहाँ की लैंड मास जो है वो सारी डेजर्ट्स और माउंटेन्स के साथ घिरी हुई है। और सबसे बड़ा अगर हम डेजर्ट बात करें तो वो है तकलीमान डेजर्ट। ये आप यहाँ पे देखिए, ये इसको मैंने सर्कल किया है, ये जो एरिया है पहाड़ी इलाका इसके बीच में ये इतना बड़ा डेजर्ट मौजूद है चाइना का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बर्फीले चट्टाने भी चोटियां भी मौजूद हैं, उनकी चट्टानें मौजूद है। ये जो तिब्बत प्लेटू है 15,000 फीट की बुलंदी के ऊपर जो मौजूद है, ठीक है, जिसको तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है हिमालय माउंटेन की पीछे जो है। तो ये जो है सबसे बुलंद तरीन इलाका है, ये जो है ये इलाका अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो ये जो हिमालय का इलाका है ये बुलंद तरीन है और उसको दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी मौजूद है। तो इनका जो नेचुरल ज्योग्राफी है वो काफी ज्यादा जो है वो टफ मुश्किल भी है। और साउथ के अंदर बात करें या साउथ वेस्ट के अंदर बात करें तो हिमालय आ गया, नॉर्थ के अंदर गोबी डेजर्ट आ गया, मंगोलियन प्लेटू जहां पे मौजूद है, और रिवर सिस्टम्स यहाँ पे मौजूद हैं, और 2 मेजर रिवर्स हैं यहाँ पे माउंटेन्स के बीच में से जो होके जाते हैं समंदर तक, और इन्हीं के नाम के ऊपर जो है ये डायनेस्टी भी रखी गई है। उनमें से एक है द होंग ही, जिसको येलो रिवर भी कहा जाता है, नॉर्थ के अंदर ये जाता है,
ठीक है, और दूसरा जो है वो सेंट्रल चाइना चेंगजिंग यंगतीज जो है, जिसको नॉर्मली यंगतीज ही कहा जाता है, ये जो यंगतीज रिवर है, ठीक है, यानी येलो रिवर या यंगतीज रिवर ने कहा जाता है। और इनको येलो या यंगतीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिन पहाड़ों के बीच में से निकलते हैं वो येल्विश हैं, तो ये अपने साथ वो मट्टी लेके आते हैं जब भी फ्लड होता है, तो वो येल्विश सिल्ट जो होती है, वो जो गारा लेके आते हैं अपने साथ, तो उसकी वजह से जो इनका नाम है वो येलो रिवर इसको कहा गया, ठीक है। और इसी वजह से लुइस प्लेन्स भी यहां पे बनते हैं। अब लुइस प्लेन्स में ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे सिंपली ये है कि ये लुइस प्लेन बहुत ही फर्टाइल होते हैं कि ये जो सहरा है, सहरा के अंदर जो रेत होती है वो काफी अच्छी रेत है, और वो रेत जब हवा के साथ उड़ के जाती है इस एरिया के अंदर, चाइना के लुइस प्लेन्स का जो एरिया है यहां पे जाती है, तो वो काफी ज्यादा नमी वाली होती है। तो ये आप कह लें कि ये वो वाहिद सहरा है जहां पे काफी ज्यादा फर्टाइल है। अदरवाइज आपको पता है सहरा किस तरह के होते हैं, और इनकी फर्टिलिटी की जो वजह है वो यही है कि ये काफी आला क्वालिटी के होते हैं, और ये जो मट्टी आती है पहाड़ों के बीच में से निकल के आती है, और वेस्टवर्ड्स और नॉर्थ में डेजर्ट हैं। तो आप चाइना का अगर ज्योग्राफी देख रहे हैं, इस डायनेस्टी का ज्योग्राफी देखें तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इस ज्योग्राफी के हिसाब से यहां पे भी चैलेंजेस मौजूद हैं अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी दरियाओं की तहजीब है, तो वही जो दरियाओं के चैलेंजेस हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले फ्लड्स का है कि भाई डिजास्टर यहां पे आ सकता है, और वही जो डिजास्टर है उसको फिर चाइना के अंदर चाइना सौरो कहा जाता है, यानी चाइना का गम, कि वो जब दरिया बहुत तेजी से आएगा, ठीक है, इन पहाड़ों से निकल के जाएगा, यहां से ये दरिया अगर निकल के जाएगा, ठीक है, ये दरिया जा रहे हैं, तो ये दरिया जो है बहुत तेज होंगे, तो ये सैलाब लेके आएंगे, और सैलाब की वजह से फिर वहां पे गम मनाया जाएगा या वो गमगीन हो जाएंगे, जबकि यही उनकी खुशी का बायस भी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आइसोलेशन है इनकी ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से, वो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, जो दुनिया को इनसे काटता है। इसके अलावा बात करें तो नेचुरल बाउंड्रीज जो हैं वो इनकी मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं करती, जिस वजह से इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, और इन्वेजन्स का खतरा रहता है। इसी वजह से आपने देखा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाएगी अपनी जो है वो डिफेंस के लिए। उसके अलावा भी चाइना के अंदर जितनी डायनेस्टीज आई तकरीबन उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए जो है वो वॉल्स वगैरह जो है वो बनवाई। क्यों? क्योंकि उन्हें इन्वेजन का खतरा हमेशा से यहाँ से रहता, कहीं ना कहीं किसी साइड से, खास करके जो मंगोलियन साइड है वहां से ही जो है वो पॉसिबली इनको इन्वेजन का खतरा रहता, बाकी तो ये दुनिया से आइसोलेटेड है। तो इनकी ज्योग्राफी और इन ज्योग्राफी के हिसाब से ये चैलेंजेस जो हैं ये मौजूद हैं रिवर डायनेस्टी चाइना के अंदर भी। अगर हम बात करें हार्टलैंड ऑफ डायनेस्टी के भाई दिल कौन सा था या कौन सी मेन जगह थी जो कि इस डायनेस्टी की है, या जिसको हम दिल कह सकते हैं चाइना का, जैसे हमने कहा कि 2/3 जो ट्रेन है चाइना की वो या तो सहरा है या फिर वहां पे पहाड़ हैं। तो सहरा और पहाड़ ही है, तो उसका मतलब फिर मैदानी इलाके तो वहां पे है नहीं, और वहां पे एग्रीकल्चर का वो उस तरह से नहीं हो सकता, या मैदानी इलाके जो हैं वो सिर्फ 1% के ऊपर है या बहुत ज्यादा कम है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, 10% ऑफ चाइना जो है वो चाइना की जो जमीन है वो एग्रीकल्चर के काबिल है, 10%, इसका मतलब 90% जो है वो एग्रीकल्चर के काबिल नहीं है। बावजूद इसके कि चाइना खुद इतना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और फैला हुआ है, लेकिन फिर भी 10% से ज्यादा जो है वो नहीं है। और बाकी जो स्मॉल प्लेन्स है वहां पे जो ज्यादा लैंड है, जो ज्यादा जमीन है, वहां पे छोटे छोटे प्लेन्स यानी छोटे छोटे मैदानी इलाके हैं, और वो मैदानी इलाके होंग ही रिवर और चेंगजी या यंगतीज रिवर जिसको कहा जाता है, इसके बीच के जो एरियाज हैं वो हैं। यानी अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये जो बीच का एरिया आ रहा है इन दो दरियाओं के बीच का, यहाँ के जो इलाके हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मैदान हैं, बड़े मैदान नहीं बल्कि छोटे मैदान है, जो कि ईस्टर्न चाइना में मौजूद है। ईस्टर्न चाइना ये समंदर की साइड पे जो एरिया है इस साइड पे, क्योंकि ये जो वेस्टर्न चाइना या ये जो आप देख लें नॉर्दर्न चाइना इस साइड पे, ऊपर की साइड पे, तो यहां पे सहरा और पहाड़ियां हमें प्लेटू वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यही जो नॉर्थ चाइना के प्लेन्स है इसी को हार्टलैंड कहा जाता है। यही जो है वो चाइना का दिल है, मेन इकोनॉमी है, मेन सिटीज है। इस टाइम पे भी आज अगर 2022 के अंदर भी आप बात करें तो आपको चाइना की 90% जो पॉपुलेशन है वो इसी एरिया के अंदर, ये जो यहां पे डायनेस्टी मौजूद थी आज से को 3,000-2500 साल पहले मौजूद थी, तो वो डायनेस्टी जहां पे बसी आके, क्योंकि वो मैदानी इलाका था, तो आज भी यहीं पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, यहीं पे सबसे ज्यादा चाइना की जो आबादी है उसका प्रेशर यहीं पे है। और ये जो बाकी एरियाज हैं, जैसे हम कहते हैं जी सीपैक चाइना बना रहा है, तो उसका एक पर्पस ये भी है कि वो इन इलाकों को जो है वो दोबारा से डेवलप करना चाहता है, कि यहां पे जो है वो चाइनीज इलाके ये काफी ज्यादा पीछे हैं, देही जिंदगी है यहां पे टफ लाइफ है, और ये जो 10% का एरिया है यहां पे ही आबादी जो है वो चाइना की बड़ी है मुसलसल, और मुसलसल बढ़ रही है यहां पे। तो यही हार्टलैंड है चाइना की।
चाइना की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अब देखिए अगर यहाँ पे ये देखें ज्योग्राफिकल, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एरिया देखने को मिलता है, लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो ऑलरेडी चाइना बहुत बड़ा है, तो उसमें आप देखिए तो वो कभी जो है वो फैल जाती हैं, एक्सपेंडेड होती हैं, और कभी जो है कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। यानी जब कोई इन्वेजन करता है, कोई हमलावर होकर अपने जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता, थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जब वो ये किसी के ऊपर हमला करते हैं चाइनीज रूलर, तो वो अपना आप को थोड़ा सा फैला देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर जी, स्ट्रेंथ के ऊपर या वीकनेस के ऊपर, कि जब कोई ताकतवर रूलर आएगा तो अल्टीमेटली एक्सपेंड करेगा पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, यानी अपने बाउंड्रीज को पीछे लेके चला जाएगा। लेकिन जब कोई कमजोर आएगा तो अल्टीमेटली वो अपनी ही जो है वो कोई ना कोई जगह जो है वो दुश्मन को दे देगा, वहां पे गवा देगा। क्योंकि वॉर्स वगैरह जो है वो हमें चाइनीज हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, इनकी लड़ाइयां। और जो सिविलाइजेशन है अगर उसकी बात करें तो वो इमर्ज कैसे हुई, यही जो छोटे छोटे एरियाज थे खास करके साउथ वेस्ट चाइना के अंदर, ठीक है। तो 1.7 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इमर्जेंस हुई, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हुए, या यहाँ पे एक सिविलाइजेशन बनना शुरू हुई। और इसके अलावा सबसे जो पुराना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, अब गो कि ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलती है कि यहाँ पे सबसे पुराना जो होमो इरेक्टस है, जो पुराने इंसान थे, जो कि जिनको ये कहते हैं कि भाई जो है वो पूरे का पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, और इस्लाम इसको नहीं मानता। तो ये जो होमो इरेक्टस थे, जिसको ये कहते हैं ये इंसान की पुरानी शक्ल थी, जो ऑलरेडी हम नंबर 1 जो हमने बात की थी हिस्ट्री के अंदर, उसमें हमने डिस्कस किया था, तो उसको ये कहते हैं पेकिंग मैन, यहां से एक मिला बीजिंग मैन, जिसको पुराना नाम पेकिंग मैन है। तो ये तकरीबन कोई जो है 5 लाख साल पहले यहाँ पे इस एरिया के अंदर से मिला है, जो हिस्टोरियंस है उनको। तो ये उसको ये मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ पे मौजूद थी चाइना के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर अभी मजीद जो है वो काम हो रहा है। तो फर्स्ट डायनेस्टीज की अगर हम बात करें कि जो पहली डायनेस्टीज यहां पे बनना स्टार्ट हुई, सिविलाइजेशंस हुई, और उन सिविलाइजेशंस के बाद उनकी तकसीम, यानी कि छोटे छोटे एरियाज के ऊपर डायनेस्टीज बनना शुरू हुई। तो वो उसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने देखा सबसे पहले सुमेरियन हुई, उसके बाद मेसोपोटामिया की हमें देखने को मिली। तो उस टाइम पे जो है वो चाइना के अंदर हमें छोटी छोटी सेटलमेंट मिली, यानी कि जब यहाँ पे इराक के अंदर जो इलाका है मेसोपोटामिया का, या जो नील का इलाका था, यहाँ पे जब सिविलाइजेशन तहजीबें जो हैं वो कंप्लीट हुई, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, थोड़े थोड़े इलाके के ऊपर लोग जो है वो रहते थे। वो भी खास करके दरिया के हंग ही जो दरिया है उसके किनारे पे, या यंगतीज रिवर उसके किनारे पे लोग यहाँ पे आबाद होना शुरू हुए अपने आप को आसान करने के लिए। और ये एरिया था तकरीबन 2000 BC के अराउंड, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और यही जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी जो दरिया के किनारे आबाद होना शुरू हुई थी, अब ये छोटी छोटी सेटलमेंट्स जो है वो शहरों में बदलना शुरू हो गई। ऑब्वियसली जब एक्सपेंड होना शुरू हुई तो शहरों में बदली, आहिस्ता आहिस्ता फैलाव हुआ उन इलाकों का। और फिर यहाँ पे जो पहली डायनेस्टी बनी, फर्स्ट डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी, और वो शाह डायनेस्टी थी यहाँ पे, ठीक है जी। ये यहाँ पे इसको यूं लिखते हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस जो है वो शाह, इस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये शाह डायनेस्टी थी। अब ये पहली डायनेस्टी यहाँ पे बनी, लेकिन अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे जो है वो ये शेंग डायनेस्टी आपको इस एरिया के अंदर, चाइना का वही जो 10% एरिया है, जो मैदानी इलाका है, वहां पे आपको इस 10% पे दिखाई दे रही है। तो इसका जो लीडर था वो, उसके बारे में ये तस्वुर या ख्याल किया जाता है कि वो कोई इंजीनियर था या फिर वो मैथमेटिशियन था, यानी वो इंजीनियर कम मैथमेटिशियन था। वैसे भी इंजीनियर्स को मैथ आती है, आपको पता है, मैथ से इनको आए वही इंजीनियर बनते हैं। तो उसको जो है वो कहा गया यू, यानी जो किंग था, किंग का नाम था यू, ठीक है। तो ये जो यू था ये काफी ज्यादा तेज लीडर था, या काफी ज्यादा जो है इसके पास विजडम था, क्योंकि इसको इंजीनियरिंग भी आती थी, मैथमेटिक्स भी आती थी। अब इस बात का अंदाजा किससे हुआ कि इसको मैथमेटिक्स भी आती थी या इंजीनियरिंग भी आती थी? उसकी वजह ये थी कि इसने जो सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ था, और खास करके जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि ये सारे का सारा ज़राअत का एरिया था, तो इस ज़राअत के एरिया में इरिगेशन जो है, ठीक है, जो आपाशी है, वो आपाशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपाशी का जो इसने सिस्टम या प्रोजेक्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए वो बहुत ज्यादा अहम थे, और उसकी वजह से यहां पे लोग काफी ज्यादा ग्रो हुए और उन्होंने काफी ज्यादा जो है अपने आप को खुशहाल किया। तो उससे ये आइडिया होता है कि उस टाइम पे जो है उसने मैथ्स या इंजीनियरिंग जो लगा के जो वहां पे नालियां वगैरह बनाई होंगी, या जो दरिया से जो उसने जो सब ब्रांचेज हैं उसकी निकाली होंगी, तो वो अल्टीमेटली इंजीनियरिंग के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वो काफी ज्यादा अक्लमंद था जिसने लोगों की जिंदगी को बदला यहां पे। अब इसी
जो नॉर्दर्न चाइना का इलाका था, यहाँ पे फिर जो है इसी डायनेस्टी के दौरान जो शेंग लोग थे, जो ये लोग थे, ये पावर में आना शुरू हो गए। यानी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की वजह से ये इसने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, जो फ्लड वगैरह आते थे, जो सैलाब वगैरह आते थे, अब वो ऑब्वियसली कम आना शुरू हो गए, क्योंकि इसने जो इंजीनियरिंग की उस वजह से, तो वहाँ पे लोग खुशहाल हुए। तो नॉर्दर्न चाइना के अंदर जो है लोग जो है वो खुशहाल हुए, तो वहाँ पे शेंग लोग ज्यादा रहते थे, तो शेंग लोग जो है वो पावर में आए। तो जब शेंग लोग पावर में आए तो उन्होंने शेंग डायनेस्टी बनाई तकरीबन 1700 बीसी के अराउंड, और ये 1700 बीसी से लेके 1027 बीसी तक जो है ये डायनेस्टी चली, यानी तकरीबन कोई 700 साल के करीब आप कह सकते हैं ये डायनेस्टी चली। तो ये जो नॉर्दर्न चाइना है, अगर हम इसकी बात करें तो इस नॉर्दर्न चाइना के अंदर जब लोग खुशहाल हुए, शेंग लोग पावर में आए, तो उन्होंने क्या किया जी, शेंग डायनेस्टी बना दी। ठीक हो गया यहां तक। और ये फर्स्ट फैमिली थी जो कि चाइनीज रूलर की थी, और इनमें चाइनीज रूलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इन्होंने सबसे पहले जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग शुरू की। यानी इससे पहले जो फैमिलीज वगैरह आई या जिन्होंने भी रूल किया यहाँ पे, रॉयल फैमिलीज वगैरह, उनका कोई राइटिंग का कोई सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता, कि उनके कोई स्क्रिप्चर्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन इन्होंने बाकायदा जो है वो राइटिंग सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो चीजें हैं या जो भी उस टाइम पे जो सिस्टम था उसको जो है वो राइटिंग के थ्रू किसी न किसी तरह महफूज किया, जो कि बाद में हिस्टोरियंस तक पहुंचा। इसके अलावा ये जो है वो पैलेसेस के अंदर रहा करते थे, टॉम्स मौजूद थे यहाँ पे, और अर्ली सिटीज जो है यहाँ पे डेवलप हुए आहिस्ता आहिस्ता, और वो सिटीज जो है वो फिर ग्रो हुए। और उनमें जो अर्ली सिटीज थे, उनमें जो सबसे पुराना और सबसे खास भी था, वो था जी अनयांग। ये जो अनयांग है ये कैपिटल था उसमें से, यानी कि एक कैपिटल तो नहीं था, बहुत सारे कैपिटल थे, और उनमें से जो है वो एक कैपिटल अनयांग जो है वो कैपिटल था, बीजिंग के पास ही। और ये शेंग डायनेस्टी का जो है वो कैपिटल था उस टाइम पे, जो ओल्डेस्ट था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। और ये जो है ये मेनली जो है बिल्ड किया हुआ था वुड्स के ऊपर, यानी लकड़ी के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो जंगल था, उस जंगल को काट के, फॉरेस्ट यानी जंगलात आप कह ले, उस जंगलात या जो उस एरिया का जंगल था, उस जंगल को काट के, उस जंगल की लकड़ी से यहाँ पे जो है इस शहर को बनाया, या इस कैपिटल को बनाया गया था, बसाया गया था। वैसे भी आप अगर चाइना का जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो उसमें लकड़ी बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, और लकड़ी के मकान ही वहां पे ज्यादातर बनाए जाते हैं। तो वो लकड़ी से जो है पूरे का पूरा जंगल साफ किया गया, उस जंगल को साफ करके वहां पे उन्होंने क्या किया जी, एक शहर बसाया नयांग नाम का। आगे बढ़ते हैं, और अगर इनकी क्लास डिवीजन की बात करते हैं तो जो हायर क्लासेस थी, वो हायर क्लासेस जो उनके जो घर थे वो टिम्बर फ्रेम थे, यानी कि वो लकड़ी जो है उसके बने हुए थे। हायर क्लासेस के जो है वो कंप्लीट लकड़ी से बने हुए थे, और जो वॉल्स थी वो मट्टी यानी गारे की उन्होंने बनाई हुई थी, जो उसकी वॉल थी। लेकिन वो वॉल्स सिर्फ गारे की नहीं थी, बल्कि वो गारा यानी आप देखें चाइना के अंदर बांस होते हैं, और छोटे छोटे जो बांस वगैरह या उसको जो काट के बनाया जाता है, तो उन बांसों को यूं खड़ा करके तो उस दीवार बनाई गई, और उन दीवारों के ऊपर जो है वो गारा जो है वो लगाया गया। जैसा कि आप पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं गारा वगैरह तो लगता है, गो के बांस वगैरह नहीं रखे जाते, लेकिन वहां पे बांसों को खड़ा करके तो उनकी दीवारें बनाई गई, उसको गारा लगाया गया, ठीक है जी। और ये इनसाइड वॉल के रहा करते, यानी ये जितनी भी हाई क्लास थी, जो बड़ी क्लास थी, जो ये जितने भी रॉयल फैमिली आप इन्हें कह लें, ठीक है, शेंग डायनेस्टी के, ये सारे शहर के अंदर रहा करते, ये जो वॉल थी इन वॉल्स के अंदर रहा करते, और जितने भी जो गरीब लोग थे या जो छोटे लोग थे वो सारे के सारे इस वॉल से बाहर जो है वो रहा करते। तो यहाँ पे ये सामने एक आर्किटेक्चर भी आप देखिए लकड़ी का बना हुआ है, बांसों वगैरह का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और जो फॉर्मर्स थे ये सारे के सारे आउटसाइड वॉल्स रहा करते थे, और जो वॉल्स थी वो इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि उस टाइम पे जंगें बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा चाइनीज हिस्ट्री के अंदर हमें, ओल्ड हिस्ट्री के अंदर हमें जंगें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो इसलिए दीवारें ये बनाया करते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और जो प्रोफेशनल वॉरियर्स थे वो जो चैरियट थे उनको इस्तेमाल किया करते थे, जो घोड़ा था उसके ऊपर जो है वो तीरंदाज जो बैठे होते। यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देखिए तो ये उससे कुछ सिमिलर है कि उस जमाने में इस तरह से घोड़े होते, यानी उन्होंने बनाए हुए होते, और उसके ऊपर जो है ये तीरंदाज होते। तो ये जो है काफी ज्यादा प्रोफेशनल थे, और इसमें तीरंदाजी में वैसे भी जो है वो चाइनीज जो है फाइट वगैरह में बहुत ज्यादा तेज हैं, आपको पता है। तो ये जो है उस टाइम पे एक प्रोफेशनल फोर्स थी वॉरियर्स की, जो उनको प्रोटेक्ट किया करती थी।
चाइनीज कल्चर की अगर बात करें तो चाइनीज कल्चर में जो है वो जैसे कहा कि अगर इन साइड की बात करें तो वहां पे पूरे शहर के अंदर तो वो लोग रहते हैं, लेकिन आउटसाइड अगर बात करते हैं तो वहां पे बार्बर्स रहा करते थे, जंगली लोग रहा करते थे। अब जाहिर बात है जंगल काट के शहर बनाया तो जो बाकी इलाका है जंगल में जंगली ही जो है वो रहेंगे, लेकिन वो जंगली भी शहरों के ऊपर जो है वो अटैक किया करते, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए यहां पे जो है ये अपनी सेल्फ डिफेंस के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जो है वो परेशान भी रहते, तो वॉर्स वगैरह जो है वो लगी रहती। तो जो सिविलाइज्ड चाइना है वो सेंट्रल चाइना था, या जिसको मिडिल किंगडम कहा जाता था, यानी कि जो मिडिल किंगडम था या जो नॉर्दर्न एरिया जिसको हमने कहा, तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड भी थी तो ये सारे का सारा सिविलाइज्ड एरिया था। इसके अलावा जो बाहर का एरिया था वो सारा बार्बर्स थे, जंगलों के अंदर जो रहते वो जंगली थे, तो वो सिविलाइज्ड जो है वो नहीं थे, ठीक है। और इसके अलावा हड्डियों वगैरह को जो है ये इकट्ठा किया करते थे, और जो ग्रुप्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। और ये चीजें आप देखिए आज भी हमें चाइनीज कल्चर के अंदर देखने को मिलती हैं कि वहां पे जैसे हम कहते हैं सोशलिज्म है, या अब जो कन्वर्ट हो गया कैपिटल सोशलिज्म उसको आप कह लें, तो वो जो सोशलिज्म है उसमें ग्रुप्स की जो है वो ज्यादा अहमियत है, एज ए होल ज्यादा अहमियत है, ना कि एक इंडिविजुअल शख्स की जो है जैसे वेस्ट के अंदर हम देखते हैं, तो वो ऐसी नहीं है। तो वो उस जमाने में भी ऐसा ही था, ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी ना कि इंडिविजुअल्स की ज्यादा थी। और जो लॉयलिटी थी वो बादशाह के साथ रहती और रॉयल फैमिली के साथ रहती, और वो अपने बादशाह या रॉयल फैमिली के बहुत ज्यादा जो है वो लॉयल होते थे उस जमाने के लोग जो थे। फैमिली सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और ये आज भी चाइना के अंदर काफी स्ट्रांग ही है। चाइना के अंदर इस पे काफी ज्यादा पनिशमेंट्स भी थी फैमिली सिस्टम के ऊपर, यानी जो लोग फैमिली के साथ नहीं रहते या फैमिली जो है उनसे डिस्टर्ब होती तो उस टाइम पे भी उनके लिए स्पेसिफिक सजाएं मौजूद थी, क्योंकि वो फैमिली सिस्टम का बहुत ज्यादा ख्याल किया करते थे। खास करके जो अपने एल्डर्स हैं उनकी, अपने बड़ों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी उस सोसाइटी के अंदर, चाइनीज कल्चर के अंदर। लेकिन यह है कि औरतें जो है वो मर्दों के बराबर नहीं थी, औरतों को मर्दों के बराबर हकूक नहीं थे, और 13 से 16 साल तक की जो लड़कियां थी उनकी शादियां कर दी जाती, और उसके बाद जो है उनकी जो रिस्पेक्ट का सारा दारोमदार होता वो ये होता कि वो दूसरे घर में जाके वहां पे जो बेटे वगैरह पैदा करे तो उन बेटों के ऊपर जो है या उनकी परवरिश के ऊपर, या वो कुछ को कल को बन जाए वॉरियर्स वगैरह, तो फिर कहा जाता कि ये फलां वॉरियर की मां है, तो फिर उनकी जो है वो रिस्पेक्ट किसी लेवल पे होती। अदरवाइज वो मर्दों के इक्वल हरगिज नहीं थी चाइनीज सोसाइटी के अंदर भी औरतें। सोशल क्लासेस में जो दो तरह की क्लासेस थी, एक नोबल्स थे यानी कि एक जो उमरा जिनको आप कह लें, और दूसरे जो है वो किसान पीसेंट्स वगैरह थे। तो ये दो क्लासेस आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगी, और नोबल्स जो है वो कुछ चंद हैं, और फिर बाकी जो नीचे की क्लासेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है जो उनके लिए सर्व करती हैं। तो यही इनका सोशल सिस्टम था। जो रूलिंग क्लास थी वो नॉर्मली जो है वो वॉरियर्स हुआ करते थे, और जितने भी वॉरियर्स थे, क्योंकि डायनेस्टीज वगैरह जो बनी है ये ताकत के जोर पे ही बनी है, तो अल्टीमेटली फिर वो ताकतवर ही थे, वो वॉरियर्स ही थे, तो वो वॉरियर क्लास से हुआ करते, ठीक है, और जिनको किंग जो है वो हेड किया करता, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी जो सेटलर्स थे या जो विलेजेस थे, जो छोटे इलाके थे, वहां पे जो है वो क्या करते जी, छोटे छोटे रूलर्स उसे कंट्रोल किया करते थे, और छोटे छोटे रूलर्स जो है वो बादशाह को फिर क्या किया करते जी, हदिया वगैरह जो टैक्स वगैरह है वो भेजा करते उन छोटे छोटे गांव को कंट्रोल करने के लिए। यानी देखिए ये जो है हमारे पास चाइना के अंदर मेन किंग आ गया, लेट्स सपोज, और यहां पे फिर इस मेन किंग के अंडर जो है रॉयल फैमिली थी, ठीक है। तो रॉयल फैमिली जो है फिर रॉयल वो बादशाह खुद से ही जो है वो किसी ना किसी को वहां पे देता, और वो छोटे मोटे इलाके जो है वो कंट्रोल करते जाके, तो वो छोटे मोटे इलाके कंट्रोल भी होते, और दूसरा वो यहां से टैक्स भी जो है वो बादशाह को भेजा करते। तो ये फिर सिस्टम इस तरह से जो है वो चलता। तो ये लोकल, और इसके अलावा वो चीजें वगैरह जो बनाया करते थे वो लोकल एक्सचेंज वगैरह में इस्तेमाल होती, जैसे कहा कि उनकी आइसोलेशन थी तो वो खुद की चीजें बना के खुद वहां पे इस्तेमाल करते थे। अब रिलीजन की बात करें तो अब देखिए हमने जो 3 सिविलाइजेशंस देखी हैं, अगर हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो वहां पे आपने देखा कि वहां पे वो किसको पूजा कर रहे हैं जी, मुख्तलिफ खुदा हैं वहां पे, ठीक है, उन्होंने मूर्तियां भी बनाई हुई हैं वहां पे। इसके अलावा अगर हम नील की बात करते हैं, उस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पे फिरौन है और वो उसकी ममिफिकेशन करते हैं या उसको मानते हैं कि वो खुदा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने देखा कि हिंदुओं जैसे बहुत से खुदाओं को मानते हैं, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, यहां पे किसी फिजिकल चीज की पूजा नहीं होती थी, बल्कि स्पिरिट जो है उसकी पूजा की जाती थी इस चाइनीज कल्चर के अंदर। और ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये जो है वो देवी आप इसे कह ले, लेकिन ये देवी जो है ये एक ख्याल के अंदर की एक देवी है। तो ये स्पिरिट का मतलब ये है रूह। तो रूह जो है ये रूहानी चीजों को मानते थे, तो रूहानी चीजों को ही ये जो है वो फॉलो किया करते थे।
तो स्पिरिट जो है वो फैमिली के लोग जो है वो रिस्पेक्ट दिया करते अपने एंसेस्टर्स को, ठीक है, यानी कि जो इनके आबाओ अजदाद होते उन आबाओ अजदाद को जो है ये रिस्पेक्ट देते और ये माना करते थे कि इनका जो लिंक है खुदा से, ठीक है, वो खुदा से लिंक इनके आबाओ अजदाद की वजह से है। अगर ये अपने आबाओ अजदाद को नाराज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो रूहें हैं इनसे वो खफा हो जाएंगी और फिर इनके ऊपर रूहें अजाब लाएंगी। इस वजह से ये अपने फैमिली सिस्टम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते उनके मरने के बाद भी, और ये अपने जो बड़े हैं उनको मरने के बाद उनको बुलाते मुख्तलिफ तरह से, मतलब बुलाते, उनका यह मानना था कि वो बुलाते हैं कोई जादू टोना या जो भी उनका जो मंत्र वगैरह होता। इसकी सबसे आपको अगर शानदार एग्जांपल समझनी है तो अगर आपने अर्तुगरुल देखा हुआ है तो उसमें वो जो मंगोल अगर आपने देखे हों तो वो मंगोल क्या करते हैं कि वो आग वगैरह जला के या जादू शादू वो जो करके तो वो रूहें बुलाते हैं या कहते हैं कि वो भाई फलां रूह वहां बसती है और उसने ये कहा उसने ये कहा। तो वो जो मंगोलियन कल्चर है बिल्कुल वो भी चाइनीज कल्चर से ही रिलेट है। तो एक्चुअली में ये इस तरह की रूहों को या स्पिरिट्स को जो है वो मानते हैं मजहब के अंदर और बहुत ज्यादा जो है इस लिहाज से ये अपने बड़ों का ख्याल करते हैं। और जो सुप्रीम गॉड था शेंग डी उसका जो है वो नाम था, यानी जो सबसे बड़ी स्पिरिट थी उसको ये शेंग डी कहते हैं, ये सबसे बड़ा था। बाकी इसके अलावा जो छोटे भी थे, छोटे खुदा भी थे, उनकी डिवीजन भी मौजूद थी। और ये बोन्स वगैरह जो है जानवरों की हड्डियां वगैरह या टोटाइल शेल्स जो हैं इनके ऊपर जो है लिखते। अब इनका तरीका कार क्या होता कि ये जो बोन्स या टोटाइल शेल्स जो हैं इनके ऊपर ये क्या करते, कोई भी तहरीर लिख देते। जैसे यहां पे आप ये देखिए, ये एक आपको पत्थर या कुछ भी आप कह रहे हैं लकड़ी का जो है हड्डी का, इसके ऊपर ये तहरीर आपको इनकी लैंग्वेज की दिखाई दे रही है कि इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ क्या है, ये है क्वेश्चंस। ये इन्होंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो इन्होंने अपने खुदा से या अपनी उस रूह से पूछने हैं। तो ये क्या करते, उनके ऊपर बोन्स के ऊपर लिख देते, ठीक है, क्वेश्चंस लिखते और उसके बाद क्या करते, उसके ऊपर जो है वो गर्म पानी या कुछ हॉट पॉकर जो है ये डालते और वो हो जाता क्रैक। अब जब क्रैक होता अल्टीमेटली तो वर्ड्स जो पहले इस लाइन में थे, जब ये क्रैक हुआ तो ये वर्ड्स कुछ यहां टूट के इस साइड पे हो गए, कुछ टूट के इस साइड पे हो गए, कुछ टूट के यूं, यानी अब क्रैक होने के बाद उसकी शक्ल बदल जाती है। तो वो जो क्रैक होता उसके बाद ये उसे मानते कि ये खुदा ने जवाब दिए हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है लेकिन ये उस टाइम पे इसको फॉलो किया करते, यानी हड्डियों के ऊपर ये जो है वो क्वेश्चंस अपने लिखते और क्वेश्चंस लिख के साथ वो जंतर मंतर भी सारा कुछ पढ़ते कि भाई रूहें हाजिर हुई हुई हैं और उसके ऊपर गर्म पानी डालते तो ये फट जाता या इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते और फिर वो उसको जब दोबारा से रीराइट करते, ठीक है, रीराइट करके उसको पढ़ने की कोशिश करते तो वो जो चीजें होती तो ये उसे आंसर मानते कि भाई ये जो है कुछ ना कुछ आंसर देना चाह रही हैं हमारी रूहें हमें। तो ये इनका मजहब का इस तरह का स्ट्रक्चर था। अगर हम बात करें राइटिंग सिस्टम की, जैसे कहा कि शेंग डायनेस्टी जो थी उसने राइटिंग सिस्टम जो है वो पहली डायनेस्टी थी जिसने जो है वो तहरीरें दरियाफ्त की, लिखना स्टार्ट की, लेकिन इनका राइटिंग सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब इनका जो राइटिंग सिस्टम था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वो लिखने का अलग था लेकिन बोलने में वो अलग था, ठीक है, यानी लिखने में हम ये इसके आप एग्जांपल यूं ले ले, मैं कहता हूं कि 2 जमा 2 हो गए 4, ठीक है जी, ये मैंने लिखा उर्दू के अंदर, लेकिन जब मैं इसको यूं लिखता हूं 2 जमा 2 तो ये भी 4, मैं इसको यूं ही पढ़ूंगा, 2 + 2 4 पढ़ सकता हूं, या अगर उर्दू में ही पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा 2 जमा 2 4। इसका मतलब लिखने का अंदाज अलग हो गया और ये जो बोलने का अंदाज है वो डिफरेंट हो गया। तो ये कुछ चाइनीज जो उस टाइम पे राइटिंग डेवलप हुई वो उसी तरह की थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा टफ थी और बहुत ही कम लोग जो है इसको पढ़ते और बहुत ही कम लोग जो है इसमें फिर आगे यानी मास्टरी वगैरह को हासिल करते। इस तरह का कुछ सिस्टम था और एक कैरेक्टर जो है वो एक सेलेबल होता है, यानी उसको एक वर्ड ये मानते या उसको एक कैरेक्टर, जैसे हम ये कहते हैं ए है, बी है, सी है, तो ये इस तरह से कोई शक्ल बनाते। आज भी आप देखिए चाइनीज को अजीब व गरीब हैं तो इस तरह से इसको ये एक कैरेक्टर माना करते, ठीक है, तो वो यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता। और प्रैक्टिकली उसका जो लिंक है हम कहते हैं कि उसका कोई भी लिंक ना होता, यानी नो लिंक विद राइटिंग एंड स्पोकन, बोलने में वो अलग होता और उसका लिखने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ होता, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाया। ये आपके सामने शेंग डायनेस्टी के कुछ स्कल्पचर्स या पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, तो ये अभी तक उस तरह से कंप्लीटली डिकोड नहीं हो सकी क्योंकि इनको भी डिकोड करना काफी ज्यादा मुश्किल है फिलहाल तक के लिए। इसके बाद क्या हुआ जी कि जू डायनेस्टी जो है वो आई और जू डायनेस्टी ने फिर एक डायनेस्टिक साइकिल यहां पे आया। अब जैसे आपने देखा शेंग डायनेस्टी आई लेकिन शेंग डायनेस्टी चेंज हो गई और ये जो जू डायनेस्टी है यहां पे आ गई और जू डायनेस्टी जब आई तो यहां पे एक डायनेस्टिक साइकिल स्टार्ट हो गया। अब इसको जरा आप समझिएगा कि डायनेस्टिक साइकिल क्या है। डायनेस्टिक साइकिल को हम दूसरी तरह कह सकते हैं मैंडेट ऑफ हेवन, ठीक है। मैंडेट ऑफ हेवन का मतलब ये है कि खुदा की तरफ से इजाजत, ठीक है, खुदा की तरफ से भेजा हुआ रूलर आप कह लें इसे, या खुदा की तरफ से इजाजत कह रहे हैं रूलर को चेंज करने की। अब इसमें होता यूं था
कि ये जो शेंग डायनेस्टी है ये 1027 बीसी के करीब जो है वो इसने क्या किया जी, जू डायनेस्टी जो है उसको, जू डायनेस्टी ने शेंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया, उसके ऊपर यानी कि खत्म करके तो खुद जू डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। और इन्होंने जो मोस्टली जो कल्चर अडॉप्ट किया वो शेंग कल्चर ही था, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि पुरानी डायनेस्टी खत्म इसीलिए हुई कि वहां पे आइडियाज खत्म हो गए, तो वो नई डायनेस्टी आई तो उसने नए आइडियाज वगैरह मुतारिफ करवाए एग्रीकल्चर के अंदर या बाकी चीजों के अंदर, तो उससे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। अब ये मैंडेट ऑफ हेवन क्या है कि मैंडेट ऑफ हेवन ये है कि जब एक रूलर अच्छा काम न कर रहा हो तो फिर जो नया बंदा आता है, जो नया किंग बनता है, वो जस्टिफाई करता है अपने इस हमले को, अपने इस कंक्वेस्ट को, ठीक है। यानी अब अगर जू आया तो इस जू ने क्या किया जी, अपने आप को जस्टिफाई किया लोगों के आगे, क्योंकि लोग तो लॉयल थे, किसके साथ लॉयल थे, बादशाह के साथ या बादशाह की फैमिली के साथ, तो वो नए बंदे को क्यों एक्सेप्ट करते, और वो मानते भी रूहों को हैं, तो वो तो काफी ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं इन चीजों से। तो उनको मनाने के लिए जो नई डायनेस्टी आती उसने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि जो पुराना रूलर था वो बहुत ही बुरा था, अब उसके काम भी अच्छे नहीं थे, इसलिए जो है वो खुदा की तरफ से मैं अजाब बन के आया हूं और मुझे खुदा ने भेजा है कि भाई उसको जाके रिप्लेस कर दो। तो इस तरह लोग जो है उस नए रूलर को मानते कि हाँ भाई वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो ये नया रूलर आया, तो ये जो है वो एक साइकिल चला गया मैंडेट ऑफ हेवन का जो है, और ये डायनेस्टिक साइकिल स्टार्ट हो गया। ये देखिए यहां पे द डायनेस्टिक साइकिल आपको अगर समझने को मिले तो जो ओल्ड डायनेस्टी है अगर हम उसकी बात करें तो ओल्ड डायनेस्टी किस टाइम रिप्लेस होती है, जब वो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दे लोगों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, लोगों की प्रोटेक्शन को जो है वो छोड़ दे, उनको प्रोटेक्ट करना छोड़ दे, रोड्स या वॉल्स वगैरह है उसको बनाना छोड़ दे, यानी उनकी प्रोटेक्शन का काम या उनकी जो वेलफेयर के काम है उसको छोड़ दे, और लोगों को अनफेयरली ट्रीट करे, यानी वो बुरा हो जाए ओवरऑल। अगर आप कहें जब वो बुरा हो जाए तो उसके बाद क्या होता है कि ओल्ड डायनेस्टी जो है वो मैंडेट ऑफ हेवन को लॉस कर देती है। मैंडेट ऑफ हेवन यानी जो उन्होंने खुद से क्रिएट किया हुआ था, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में था, तो उन्होंने खुद से क्रिएट किया हुआ था कि भाई अब क्योंकि अब ये बुरा हो गया, इसलिए अब जो है वो खुदा की तरफ से इसको मजीद रहने की, या हमारी रूहें जो हैं उन रूहों की तरफ से मजीद रहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, फ्लड्स आ जाते, अर्थक्वेक आता, या लोग रिवॉल्ट कर देते, फिर लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते उस पुराने बादशाह के खिलाफ कि भाई अब तुम जो है वो रिप्लेस हो जाओ। उसके बाद एक नई डायनेस्टी जो है वो क्लेम करती मैंडेट ऑफ हेवन, यानी जो तगड़े लोग होते उस टाइम पे वॉरियर्स वगैरह किसी भी फैमिली के, तो वो क्या करते, वो ये क्लेम करते कि भाई हमें खुदा ने भेजा है, आप लोग हमारा साथ दें, और वो पुरानी डायनेस्टी जो है उसको ओवरथ्रो करते, उसके साथ वॉर होती, और फिर वो नई डायनेस्टी आके वहां पे क्या करती जी, वहां पे पीस लाती, वहां पे जो है टैक्सेस को कम करती, रोड्स वगैरह बनाती या वेलफेयर के काम करती और लोगों को प्रोटेक्ट करती, और फिर इसी तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन चलती। लेकिन फिर जब वहां पे प्रॉब्लम होता तो फिर अगेन वो पुरानी ओल्ड डायनेस्टी बन जाती और फिर ये साइकिल इसी तरह चलता रहता, यानी पुरानी डायनेस्टी खराब हुई, नई डायनेस्टी बनी, नई फिर पुरानी बनी, पुरानी फिर नई, तो ये साइकिल चलता रहता, और इसको उन्होंने मैंडेट ऑफ हेवन का नाम दे दिया, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो लोगों को अपने साथ मिलाने में। और जो एक्चुअल वॉर थी अल्टीमेटली वो तो क्योंकि जो शाही खानदान के लोग होते या जो ताकतवर डायनेस्टीज के लोग होते वो तो खुद समझते थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मानते होंगे ऑब्वियसली। इसके अलावा फ्यूडलिज्म, ये जो जू डायनेस्टी है इन्होंने क्या किया जी, फ्यूडलिज्म भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि पहले भी शोंग डायनेस्टी के अंदर भी मौजूद था किसी न किसी तरह, लेकिन उसको मजीद जो है वो प्रॉपर किया गया। और ये फ्यूडलिज्म क्या है कि फ्यूडलिज्म आप देखिए पाकिस्तान के अंदर भी आपको इस तरह देखने को मिलेगी कि वो क्या है, जागीरदारी, कि जागीर का मतलब क्या होता है, जिसके पास जो है वो बहुत सारी जमीनें हों तो उसको हम कहते हैं जागीरदार है। ये खास करके ये टर्म सिंध के अंदर आप देखें तो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है कि वहां पे जागीरदार हैं, वडेरे वगैरह। तो ये क्या होता है, जो मेंबर्स होते रॉयल फैमिली के उनको जो है वो बादशाह क्या करता जी, लैंड्स देता, जो दूर दराज के इलाके थे उनको देता, और वो वहां पे टैक्स पे करते, वो वहां पे कंट्रोल भी करते और उसके अगेंस्ट में जो है वो टैक्स भी पे करते। तो एक तो रॉयल फैमिली का अपना प्रोटोकॉल होता कि चलो उनको इलाका मिल गया, किसी को कितनी जमीन, किसी को कितनी जमीन, और फिर वहां से वो टैक्स कलेक्ट करता और बादशाह को भेजता, तो बादशाह के लिए भी आसानी और वहां के लोगों को कंट्रोल करना जो है वो भी बहुत ज्यादा आसान होता। और वो वहां पे लोग फिर क्या करते जी, एक छोटा किंगडम चलाते, समझ लें एक छोटी सल्तनत हो गई कि एक छोटा इलाका किसी को दे दिया, एक जिला किसी को दे दिया, तो उस जिले में उसने अपना सिस्टम स्ट्रांग किया, वहां पे अपनी फौज बनाई, और क्योंकि टैक्स तो वैसे उसके अलावा हो नहीं सकता, ना ही लोगों की प्रोटेक्शन हो सकती है, तो अब लोग जो है उनको टैक्स देते क्योंकि वो लोगों को प्रोटेक्ट करते फौज बना के, और उसके नतीजे के तौर पर जो है वो लोगों को क्या करते जी, जो बादशाह है उसके अंडर भी काम करते। तो ये पूरा का पूरा एक फ्यूडल सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया, छोटी छोटी स्टेट्स बन गई, और वो सारी की सारी जो स्टेट्स थी वो बादशाह के अंडर होती और बादशाह को टैक्स वगैरह देती और उस इलाके को भी कंट्रोल करती। तो ये फ्यूडलिज्म था।
अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस डायनेस्टी के अंदर तो ट्रेड की और टेक्नोलॉजी की, तो अब वहां पे रोड्स भी थी, कैनाल्स भी थी और ट्रेड वगैरह भी काफी ज्यादा होती, लेकिन वो आपस के अंदर ही होती, और एग्रीकल्चर भी जो है वो उस एरिया के अंदर काफी ज्यादा होता। इसके अलावा काफी ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। चाइना ने सबसे पहले कॉइन जो है वो कॉइन के जो पैसे हैं, सिक्के जो हैं, यानी कि वो सिक्के बनाना शुरू किए या सिक्के बनाना सीखे, सबसे पहले चाइना ने ही कहा जाता है। तो वहां पे कॉइन मनी उस टाइम पे यूज होती चाइना के अंदर ट्रेड के लिए खास करके, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो फर्नेसेस को ब्लास्ट करके उन्होंने जो है वो कास्ट आयरन वगैरह, यानी जो ब्रॉन्ज एज का जमाना भी खास करके माना जाता है, तो ये ब्रॉन्ज एज के जमाना में या आयरन को पिघला के भट्टियों वगैरह में डाल के तो उससे जो है ये चीजें बनाते। ये चाइनीज आप देख लें पुरानी चीजें, यहाँ पे आपको ये जो है वो एक खंजर और ये कुल्हाड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सी चीजें जो है वो तलवारें इससे बनाते, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी ज़राअत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनाते, जिससे इनकी ज़राअत आसान होती, क्योंकि कुल्हाड़ी से ये जंगलात को काटते और वहां पे फिर ये फार्मिंग करते, तो दरख्तों को काटा जाता। तो डैगर आप कह लें, सॉर्ड्स कह लें, सिकल्स कह लें, अच्छा जी नाइफ्स वगैरह कह लें, तो एग्रीकल्चर की थिंग्स कह लें, ये सारी की सारी उस टाइम पे उन्होंने बनाना जो है सीखी या ये बनाने में मास्टर हो चुके थे। तो ये काफी ज्यादा आगे थे उस टाइम भी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बात की जाए तो। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, एट द एंड के डिक्लाइन हो गई, और डिक्लाइन किस वजह से हुई, वॉर्स की वजह से। ये जो रिवर डायनेस्टी थी चाइना की, ये 1027 बीसी से लेके 256 बीसी के अगेंस्ट पीसफुल थी, लेकिन इसी दौरान जो है इसका डिक्लाइन भी स्टार्ट हो चुका था। आगे हम इसी के दौरान जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो बनी, उसका भी जिक्र करेंगे नेक्स्ट में, लेकिन अभी जो है ये इसका डिक्लाइन, यहाँ पे जो डायनेस्टी है इसका डिक्लाइन हुआ। और डिक्लाइन होने की वजह क्या थी कि 771 बीसी के अराउंड जो है वो नोमैड्स जो है वो आए, और उन नोमैड्स ने क्या किया, यानी जो बाहर के लोग थे, ठीक है जी, और खाना बदोश वगैरह, उन खाना बदोशों ने क्या किया, यहां पे आके जू डायनेस्टी की फैमिली को मारा, जू को, बादशाह को मारा, कत्ल किया। बादशाह की फैमिली के मेजॉरिटी के लोग जो हैं यानी 90% लोगों को कत्ल कर दिया। फिर वो खैर वो लोग जो 10% लोग बचे थे वो दूर दराज के एरिया में गए और वहां पे जाके उन्होंने अपनी सल्तनतें बनाई, लेकिन अब क्योंकि वो मेन सल्तनत टूट चुकी थी तो इसलिए अब उनका कंट्रोल नहीं था, और इन लोगों ने भी उनको जो जहां जहां इन्होंने डायनेस्टीज बनाई वहां पे भी इनको लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से ये जो जू डायनेस्टी है ये भी खत्म हो गई। और खत्म किसने की जी, इन्वेडर्स ने खत्म की, हमलावर्स ने खत्म की। और दूसरा क्या हुआ कि जो लैंड लॉर्ड्स थे, वो जो हमने देखा था कि जो इन्होंने लैंड लॉर्ड्स बनाए थे फ्यूडलिज्म के थ्रू, तो उस फ्यूडलिज्म ने भी जो है इसका खात्मा किया। कैसे खात्मा किया कि वो जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी इनकी जो उन्होंने बनाई थी, टेरिटरीज छोटे रॉयल फैमिली के दूर दराज के इलाकों ने, तो वहां पे उन्होंने खुद को पावरफुल कर लिया और बादशाह से या मेन जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी उससे खुद को तोड़ लिया। अब जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से खुद को तोड़ लिया, खुद इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्हें क्या जरूरत थी टैक्स देने की बादशाह को, अब वो खुद अपनी अयाशी करते। तो इस तरह छोटी छोटी स्टेट्स जो है पावरफुल हो गई, और फिर जब छोटी छोटी स्टेट्स पावरफुल हुई, उनकी बाउंड्रीज बढ़ी, तो इनके आपस के झगड़े शुरू हो गए। ये स्टेट इसके साथ लड़ती, ये स्टेट इसके साथ, तो हर एक दूसरे के साथ लड़ रही है। फिर एक वॉर का एक जमाना, यानी आप कह ले अफरा तफरी का एक जमाना जो है उस टाइम पे चाइना के अंदर शुरू हो गया, जिस वजह से ये डायनेस्टीज जो है फिर वो खत्म हुई। और फिर वो सेल्फ कंट्रोल थे छोटे छोटे एरियाज। तो ये वॉर्स जो हैं, इन वॉर्स की वजह से चाइनीज जो डायनेस्टी है, ये फर्स्ट जो रिवर सिविलाइजेशन है, ये यहां पे कोलैप्स हो गई। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कौन सी भी डायनेस्टीज वहां पे आई या इसी टाइम के दौरान, क्योंकि अभी तो हमने डायरेक्टली कोलैप्स की बात की है, लेकिन इसी टाइम के दौरान की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो डायनेस्टीज थी उन्होंने क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क्स किए, तो आगे इस हिस्ट्री को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है।